Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Let's open your Vyakaran Sarovar. चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ भाषा के बारे में। इस चैप्टर में हमने पहले भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। भाषा क्या होती है? जिसमें हम किसी को, ठीक है, लिखकर या बोलकर या सुनकर अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है, हमने भाषा के बारे में ये पढ़ा था। भाषा के कितने रूप हैं? दो। एक है लिखित मौखिक रूप भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, केवल मुख से बोलकर, ठीक है, उनको कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा जिसमें लिखकर हमने अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि पत्र, पत्रिका, पुस्तक, ठीक है, जो भी हो सकता है जो लिखकर करते हैं। आगे हैं, हमने दो चीजें पढ़ चुके थे। उसके बाद है द्रविड़ परिवार। इस भाषा परिवार में दक्षिण भारत के 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की भाषाएं सम्मिलित हैं, जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ तथा तेलुगु। मतलब कि ये 4 दक्षिण भारत के 4 राज्य हैं जिनके जो भाषा का द्रविड़ परिवार है। ठीक है, कौन कौन सा है? तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ठीक है, ये भाषा सम्मिलित हैं। आर्य परिवार। आर्य परिवार क्या होता है? भारत में बोली जाने वाली शेष सभी भाषाएं आर्य परिवार से संबंध रखती हैं। आर्य परिवार से अब देख लेना, वैसे जैसे कि राज्य से हमारे भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ये सभी को पता है ना, कितनी भाषाएं को संविधान द्वारा दी गई है? 12 भाषाओं। ठीक है, फर्स्ट है भाषा असमिया, असम में बोली जाती है। ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक में, गुजराती गुजरात में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, बांग्ला पश्चिम बंगाल में, मराठी महाराष्ट्र में, स्थाली झारखंड में, उड़िया ओडिशा में, कश्मीरी जम्मू कश्मीर में, डोगरी जम्मू कश्मीर में, नेपाली सिक्किम में, बोडो असम में, मलयालम केरल में, संस्कृत कहाँ बोली जाती है? ये अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह बोली जाती है, इसलिए इसमें राज्य नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, उर्दू है, इसमें भी इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि ये बहुत हर जगह बोली जाती है। कोंकणी गोवा में, तमिल तमिलनाडु में, पंजाबी पंजाब में, मणिपुर में मणिपुरी में मणिपुर, मैथिली में बिहार, सिंधी में इसका राज्य नहीं है कोई। ठीक है, आगे है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके मुख्य अंत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में बोला जाता है। अब देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये तो पता है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? वो ये देशों क्या कहते हैं, ये राज्यों के नाम है, जो कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, इन सभी जगह पे बोली जाती है। ठीक है, आगे है हिंदी भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में भी खूब बोली और समझी जाती है। मतलब कि इसके अलावा जो देश हैं उनमें भी बोली जाती है। पाकिस्तान में भी बोली जाती है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, इन सभी जगह। आगे है, इसमें अतिरिक्त मॉरिशस, फिजी, सिंगापुर, सूरीनाम, ट्रिनिडाड आदि में भी हिंदी का प्रचलन है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही है। ठीक है, आगे दक्षिणी हिंदी। दक्षिण भारत में हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्ग, बीदर आदि क्षेत्रों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी के इस रूप को दक्षिणी हिंदी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दक्षिणी हिंदी किसको कहते हैं, जहाँ दक्षिण भारत में जहाँ हिंदी बोली जाती है उन क्षेत्रों के नाम है। ठीक है, वहाँ पे क्या बोली जाती है, जहाँ पे बोली जाती है उसको कहते हैं दक्षिणी हिंदी कहते हैं। उपभाषा और बोली। अब उपभाषा क्या है और बोली क्या है। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जो उपभाषा होती है किसी एक क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, आगे है उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्य रचनाएं लिखी जाती हैं। मतलब कि उपभाषा कौन सी होती है, जिसमें हम लघु कथा मतलब कि एक कथा लिखते हैं, जिसमें कहानी लिखी जाती है, जिसमें कविता लिखी जाती है और किसी चीज़ की रचनाएं होती हैं उसको। उदाहरण मधुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे किसी सीमित क्षेत्र में स्थानीय विवरण में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। ठीक है, हरियाणवी, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, कन्नौजी आदि बोलियों को उदाहरण है। मतलब कि इनका लिखित रूप नहीं है पर ये बोली जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे आगे है लिपि। लिपि कहते हैं प्रारंभ में भाषा केवल बोली जाती है, उसका लिखित रूप नहीं होता। फिर समय के साथ साथ भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो उस भाषा की बोली जाने वाली ध्वनियों के लिखित चिन्ह निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहलाते हैं। कहते हैं जैसे प्रारंभ में भाषा केवल बोली जाती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसको लिखित रूप नहीं होता था, पहले उसका लिखित रूप नहीं था। फिर समय के साथ क्या हुआ, भाषा को लिखने की आवश्यकता भी पड़ी। अब हम कोई भी भाषा लिखते हैं, बोलते हैं, उसको लिखते भी है ना। जैसे हिंदी होगी, पंजाबी होगी, इंग्लिश, इनको बोलते हैं तो लिखते भी है ना। तो ये हुआ, इस भाषा को बोली जाने वाली ध्वनियों के लिखित चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहलाते हैं। उनके जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिपि कहलाते हैं। भाषा के मौखिक ध्वनियों के जिन चिन्हों के द्वारा लिखते हैं उन्हें लिपि कहलाते हैं। इनके प्रमुख भाषाओं के उनकी लिपियाँ हैं। ठीक है, ये इन भाषाओं की लिपियाँ हैं, भाषा और लिपि। हिंदी में क्यों क्या कहते हैं, हम देवनागरी कहते हैं, ये सभी को पता है। पंजाबी को गुरमुखी, संस्कृत को देवनागरी, मराठी को देवनागरी, अंग्रेजी को रोमन, उर्दू को फारसी, नेपाली को देवनागरी, बांग्ला स्थाली को देवनागरी, जर्मन को रोमन। ठीक है, ये क्या है, उनकी लिपि। आगे सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। हम एक लिपि के एक से अधिक भाषाएं लिख सकते हैं और एक भाषा को अन्य लिपियों में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे आप प्राय शहरों के नाम देवनागरी, रोमन तथा फारसी आदि लिपियों में लिखे हुए देखते हैं। लिखे कुछ शहरों के नाम देवनागरी व रोमन लिपियों में लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखने को कहा है बच्चे, आपने लिखने हैं तो लिख लेना। आगे है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, जिस प्रकार किसी कार अथवा अन्य वाहन को सही ढंग अथवा नियमपूर्वक चलाने के लिए मात्र उसको चलाना सीख लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए यातायात संबंधी नियमों एवं सड़क संकेतों आदि की समुचित जानकारी प्राप्त करना भी अनिवार्य है। अन्यथा दो कदम चले और हो गए दुर्घटना का शिकार। उसी प्रकार किसी भाषा को मात्र बोलना सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावशाली प्रयोग हेतु उसे शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना आना परमावश्यक है। किसी भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए उससे संबंधित नियमों का अध्ययन करना पड़ता है तथा भाषा के संबंधित सभी नियम व्याकरण नामक शास्त्र और सम्मिलित होते हैं। अंत व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा के शुद्ध मानक रूप को बोलना और पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण क्या है, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक कार की। जैसे कि हम एक चालक कार चलाना सीखता है तो वह पहले कार चलाना सीखता है तो उससे पहले उसको नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। उसको नियम का अनिवार्य पता होना चाहिए कि नियम कहाँ पे क्या
यूज़ होने हैं, ठीक है। अब अगर उसको लाइट्स का नहीं पता होगा, ठीक है, ट्रैफिक रूल का नहीं पता होगा, अगर वो चलाएगा तो उसका चालान होगा, उसका एक्सीडेंट होने का भी डर होगा, ठीक है, दुर्घटना होने का भी डर होगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये क्या उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। वैसे ही हमें किसी व्याकरण, अब क्या है, अब हम कोई भी भाषा है जिसको हम लिखना, बोलना, पढ़ना, ठीक है, अच्छे से समझ लें, नियमों पूर्वक, मतलब कि शुद्ध पूर्वक उसको हम, जैसे कि अगर हम किसी भी बोली को अच्छे से बोलना, पढ़ना और लिखना नहीं सीखते तो उसको क्या, फिर वो हमें आएगी नहीं ना। जब तक हम उसको शुद्ध मानक रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना नहीं सीखते, वो क्या है, एक व्याकरण नहीं है, तो तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अब है व्याकरण के वेद, उसको जैसे कि अब हम कह सकते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण अगर हम कहते हैं, एग्जाम्पल दे सकती हूँ, वो दूध खाता है, तो ये सही बना नहीं ना, जब तक हम उसको अच्छे से शुद्ध रूप में सही ना बनाए। अब वह दूध पीता है, ये सेंटेंस ठीक बना, ठीक है, वह दूध पीता है तो ठीक है, ठीक है। अब हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो पीता है, इससे पता चल रहा है ना, जब हम बोल दे दूध खाता है, वो सही बना नहीं ना। तो यही चीज़ कह रहे हैं, जिसको हम भाषा के शुद्ध मानक रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण के भेद कौन से हैं? व्याकरण के निम्नलिखित 4 भेद या विभाग होते हैं: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? इसके इर्द गिर्द वर्ण के बनावट, भेद और शुद्ध आदि का विचार किया जाता है। जैसे कि किसी चीज को हम वर्ण में करते हैं, उसकी बनावट, भेद और शुद्धता का विचार करना, उसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। शब्द व्यवस्था, इसके इर्द गिर्द शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि का विचार किया जाता है। अब हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं, शब्द को लिखते हैं, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। हिंदी को हम हिंदी में लिखेंगे, पंजाबी को पंजाबी लिखेंगे, तभी उसका पता चलेगा कि हाँ वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, हम कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं, कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो चीज़। आगे पद व्यवस्था, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद विचार में अंतर्गत पद तथा उसके भेदों तथा रचना आदि का विचार किया जाता है। आगे क्या होता है, वो जिसमें हम उसके वाक्य का पूरा अच्छे से प्रयोग करें। जैसे कि हम कह रहे हैं भाषा के 3 प्रमुख रूप हैं। अब ये पता चल रहा है ना, इसमें पूरा भाषा के तीन प्रमुख रूप हैं। अगर मैं कह दूं भाषा रूप है, ठीक है, अब इसमें कोई सेंटेंस तो नहीं, बस एक रूप, किस चीज़ का रूप है ये तो नहीं पता चल रहा ना। अब सेंटेंस को हम बनाएंगे, जैसे वाक्य बनाएंगे, तो उससे पता चले हम किसकी बात कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं पद व्यवस्था की भेदों और रचना आदि का विचार किया जाए। आगे वाक्य व्यवस्था, इसके इर्द गिर्द वाक्यों की बनावट, भेद, शुद्धता आदि का विचार किया गया, ठीक है। उसके बारे में वाक्य का सेंटेंस, जैसे कि कोई भी वाक्य है उसको अच्छी तरह से बनाने में उसकी शुद्धता और विचार का प्रकट किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बच्चे आपको इस असाइनमेंट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आपने इसको अच्छे से लर्न भी करना है और ठीक है नोटबुक पे भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो असाइनमेंट्स इस चैप्टर की भेजी हुई हैं आपने, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।